गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसे विज्ञान की भाषा में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ही कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होती है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है। छोटे बच्चे कम काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई एनर्जी कम। जिसमें जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम करेगा। मशीन का इंजन देखो, इंजन जो होता है, जैसे 4 व्हीलर की बात करें तो हम 800 सीसी का मारुति 800 है, 1000 सीसी गाड़ी, 1200 सीसी की, 1500 सीसी, अलग अलग वो कैपेसिटी है उसकी। और वो बताता है कि ये इतनी ऊर्जा इसके अंतर्गत इसमें है करके, और उसकी कार्य क्षमता उसी के अनुसार डिसाइड होती है। ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के पड़े, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो बहुत पहले से, जिनका सदियों से हमारे दादा परदादा पुरखे भी जिनका उपयोग कर रहे थे और आज भी हम जैसे का वैसा ही उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये परंपरागत उपयोग है। जैसे जलाऊ लकड़ी, गोबर की कंडी, ये ईंधन के रूप में कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो ये कोयला परंपरागत स्रोत, ताप विद्युत परंपरागत। तो गैर परंपरागत जो पहले उपयोग नहीं कर पा रहे थे या उस रूप में उपयोग नहीं करते थे जिस रूप में अब हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आज हम यही पढ़ने वाले, परमाणु ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। फिर उनके स्थायित्व के आधार पर समाप्य संसाधन या अनवीनीकृत संसाधन, और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन। असमाप्य जो कभी समाप्त नहीं हो सकते ऐसे संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा। माना कि हर तारे का एक जीवन काल होता है, लेकिन कितना होगा, बहुत सदियों तक चलने वाला है, तो इसलिए इसे हम क्या मान रहे हैं? नवीनीकृत, असमाप्य संसाधन। कई पीढ़ियां बीत जाएगी तब तक वो समाप्त नहीं होगा। ये असमाप्य संसाधन। जल विद्युत, भाई हम बारिश होते रहेगी, जल की प्राप्ति होती रहेगी, नदियों में बाढ़ आते रहेगी, जल विद्युत बनती रहेगी। तो ये कौन सा संसाधन है? असमाप्य। पवन ऊर्जा ये नवीनीकृत भी है और गैर परंपरागत भी। फिर सरकार की नीतियां पढ़ी है, ऊर्जा जो सप्लाई होती है उसके आधार पर। तो पहले सरकारी क्षेत्र में था, फिर 2001 में क्या किया, इसे निजी क्षेत्र में दे दिया, और 2006 में जो है 1 जून 2005 तक पूर्ण रूप से ये स्वशासी हो गया। कितनी कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में? 3, पूर्व, मध्य और पश्चिम। पूर्व, मध्य और पश्चिम, तीनों को एक साथ किया गया। कब? 2012, 10 अप्रैल 2012 को पढ़ा हमने। तीनों कंपनियों को एक साथ कर दिया। नाम क्या रखा? मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। सबसे पहला ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह नेपानगर में, कब? 1953, नेपानगर बुरहानपुर में। कौन सी नदी से जल की प्राप्ति होती है इसको? सुक्ता नदी से जल की प्राप्ति होती है। फिर अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह अनूपपुर, किस नदी से इसको? सोन नदी से जल की प्राप्ति होती है। और कोयला सोहागपुर से। संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह डोंगलिया गांव, खंडवा। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, किस नदी पर? चंबल नदी पर। जल काय से प्राप्ति होगी इसको? जल की प्राप्ति चंबल नदी पर है।
मतलब ये जल विद्युत केंद्र, यहाँ कोयले की जरूरत ही नहीं। उसी प्रकार टोन्स, टोन्स जल विद्युत का या जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? टोन्स रीवा में, टोन्स नदी। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो देखो, जो परमाणु, दो परमाणु है, या तो इसका संलयन होता है या फिर विखंडन। संलयन और विखंडन। संलयन, संलयन मतलब जुड़ना, दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। जैसे सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्यों? तो वही है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। सूर्य का जो बाहरी आवरण है उसमें हाइड्रोजन, और वो बड़ी तीव्र गति से घूमते रहते हैं, और घूमते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, टकराकर हीलियम के भारी नाभिक बनाते हैं, और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। और एक दिन ऐसा भी आता है तारे के जीवन काल में कि ये पूरी हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, फिर हीलियम जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करते रहते, फिर वो भी खत्म हो जाती है, फिर ब्लैक होल, श्वेत वामन, ये उसके रूप बदलते जाते हैं। ये हमने पढ़ा भी होगा कभी, ठीक है? जिसने नहीं पढ़ा वो हमारा वीडियो देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तारा निर्माण की प्रक्रिया करके हमने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ये वीडियो रखा है। विखंडन में क्या होता है? एक जो भारी नाभिक होता है वो टूटता है, टूटता है, और टूटने के कारण क्या होता है? उससे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और साथ ही ये श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में काम करता है, क्योंकि एक नाभिक टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन वो निकलता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और ये 3 न्यूट्रॉन क्या होता है? पड़ोसी 3 नाभिक से टकराते हैं, 3 परमाणु से टकराते हैं, फिर वो उसको विखंडित कर देगा, और उसमें एक एक से कितने 3 निकलेंगे, तो फिर और इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में वो चलते रहते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस तरीके से वो प्रक्रिया बढ़ती रहती है। तो ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर भी बम बना है, उसे कहते हैं नहीं, परमाणु, परमाणु बम, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बम। और जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर बना होता है वो होता है हाइड्रोजन। वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम। खतरनाक कौन सा होता है? शक्तिशाली कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इस बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। अब लेकिन क्या इस परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए या नहीं, ये प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु अप्रसार संधि 1969 में जो बनी हुई है, तो उसमें ये कि सारे देश जो है उसके वो सिग्नेचर करना था उनको कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे करके। लेकिन भारत जैसे देशों ने इसके ऊपर आपत्ति लगाई, भाई हम तो बोल देंगे कि हम परमाणु नहीं बनाते हैं, लेकिन क्या, जैसे अब बोले 10 लोग खड़े हैं वहां पर, है ना, 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 2 लोगों ने डट कर खाना खा लिया है, खूब ठूस ठूस के कान से निकल रहा है, इतना खाना उन्होंने खा लिया है, और 8 लोग बेचारे भूखे पैसे, 2-2 3-3 दिन से कुछ भी नहीं मिला, और बोले अब हम शपथ लेते हैं कि अब खाना नहीं खाएंगे, अब हम शपथ लेते हैं कि अब खाना नहीं खाएंगे। तो वो 8 लोगों को सबको दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन कोई नेता बनना चाहे तो वो बोलेगा नहीं भाई ये तो गलत बात है, पहले हमको भी एक बार ठूस के खाना खिला दो, उसके बाद शपथ लेंगे, या फिर तुम अपना पूरा खाना खाली कर दो। तो यही बात आई थी कि भारत जैसे देश ने यह आपत्ति लगाई कि आपने जो परमाणु संपन्न जो देश है, पहले ये देश अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करे, इसके बाद हम लोग शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आपके परमाणु हथियार आपके पास बने रहेंगे और हम बनाना बंद कर देंगे तो आप तो बॉस हो गए, कभी भी हमें धमकी दे दोगे, अब भी उड़ा देता हूँ, चिंता मत कर,
तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उस संधि पर हस्ताक्षर की नहीं। उस संधि को भी हम पढ़ेंगे किसी वीडियो में। तो परमाणु ऊर्जा भारत के संदर्भ में अलग है। जैसे ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है हमसे, पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में कल्पक्कम, रावत भाटा, नरोरा, ये अलग अलग जगह पर परमाणु विद्युत केंद्र बने। लगभग 14 परमाणु केंद्र भारत में है और भारत ने बाकायदा इसकी सूची भी यूएनओ को, सुरक्षा परिषद को दी है। ये हमारे परमाणु केंद्र है और इसका जो उपयोग हो रहा है वो काय के लिए हो रहा है? शांतिपूर्ण कार्य है ना, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, ना कि हम हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं या दूसरों को डराने के लिए कर रहे हैं। हथियार भी बना रहे हैं तो हम किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? परीक्षण करने के लिए। परीक्षण तो भाई एक वैज्ञानिक शोध करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये बात उन्होंने की। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश में, अब हम मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है ये? चुटका। चुटका परमाणु केंद्र। चुटका परमाणु केंद्र मंडला जिले के चुटका गांव में। मंडला जिले के चुटका गांव में। हम इस बात को लेकर खुश ना हो कि हमने ये शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत घातक है, ये खतरनाक है। रेडिएशन इससे जो होता है ये दुनिया को समाप्त कर सकता है एक दिन, इतना रेडिएशन इसमें होता है और दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो चुटका गांव में 1200 एकड़ अर्थात 490 हेक्टेयर, 1200 एकड़ अर्थात 490 एकड़ में विस्तृत, 490 एकड़ में विस्तृत है ये। दूसरा है भीमपुर। भीमपुर, कितने लोगों को खुशी हुई भीमपुर का नाम सुनते बराबर? हाँ सरिता, क्या अमरदीप आप गए थे कभी? आपके वाले भीमपुर गया हो, ये नहीं। अच्छा, तो भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में? शिवपुरी। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भीमपुर गांव शिवपुरी जिले में प्रस्तावित, जिसके उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट। पहले वाले की नहीं लिखी क्या हमने? तो पहले वाले की भी लिखो भाई। पहले वाले की है 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य के किरणों से प्राप्त ऊर्जा। ये तो सदियों से प्राप्त हो रही है सौर ऊर्जा। लेकिन ये नवीनीकृत क्यों है? क्योंकि इसका हम स्टोर नहीं कर सकते थे पहले, अब हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उसका कॉमर्शियली व्यावसायिक उपयोग करना हमने शुरू कर दिया है, तो इसलिए इसे गैर परंपरागत या नवीनीकृत स्रोत के रूप में भी इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा केंद्र हमने पढ़ लिया। परमाणु ऊर्जा विशेष रूप से किस खनिज का उपयोग करके बनाई जाती है? यूरेनियम, है ना? यूरेनियम U-235। और क्या है इसमें? समभारिक और समस्थानिक, ये दो शब्द होते हैं, आइसोबार, आइसोटोप्स। समभारिक और पहला होता है समस्थानिक, है? आइसोटोप और आइसोबार। तो समस्थानिक क्या होता है हेमलता? इसमें भार और वो संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न होते हैं। जो समभारिक है उनमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। दो ही चीज देखना है अपने को, परमाणु संख्या या क्रमांक, है, और दूसरा परमाणु भार। हम परमाणु क्रमांक से ही बात करें सीधा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। दो पदार्थ ले लिए, U-235 और U-238। ये यूरेनियम के दो समस्थानिक जो सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो हजारों उसके समस्थानिक है, लेकिन हम दो महत्वपूर्ण समस्थानिक है, U-235, U-238। ये यूरेनियम के दो समस्थानिक है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो उसमें इन दोनों की बात करें तो परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है। क्रमांक समान है और भार भिन्न है, तो ये क्या हो गए? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और परमाणु भार समान है, तो फिर क्या कहलाते हैं वो? समभारिक। वो क्या कहलाएंगे? समभारिक। हाइड्रोजन वाले इसमें बहुत सारे ये मिलते हैं। अब U-235 परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। यूरेनियम वैसे और भी है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब विस्फोटक खनिज कहलाते हैं। क्या? रेडियोधर्मी तत्व भी कहते हैं, जिससे अपने आप ही विखंडित होती है, किरणें निकलते रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत में। अब ये परमाणु ऊर्जा नवीनीकृत स्रोत कहलाता है या अनवीनीकृत? नवीनीकृत। देखो, उपयोग के आधार पर नवीनीकृत है ये, है ना, उपयोग के आधार पर, लेकिन ये अनवीनीकृत स्रोत है। अनवीनीकृत है भाई। यूरेनियम तो हम नहीं बना सकते ना, बात समझ में आई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम? अनवीनीकृत भैया, हमने ये गैर परंपरागत हो सकता है, गैर परंपरागत है ये, क्योंकि पीढ़ियों से हम इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, अभी अभी करना सीखा है, लेकिन है तो अनवीनीकृत, क्योंकि हम यूरेनियम बना नहीं सकते। ठीक है, ये अनवीनीकृत स्रोत है। अब नवीनीकृत स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर तप किसे कहते हैं? सौर तप सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा, जो प्रकाश आता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर तप कहते हैं, सौर तप कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला केंद्र कहां पर है? भगवानपुरा। भगवानपुरा। भगवानपुरा कहां पर है? नीमच। नीमच में भगवानपुरा, नीमच लिखेंगे इसे। मध्य प्रदेश जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में चौथा स्थान रखता है। चौथा स्थान पूरे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। - 2017 तक का जो आंकड़ा है उसमें सौर उत्पादन की जो क्षमता है, सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2497 मेगावाट। इसको भगवानपुरा को अभी हम लिखेंगे। देश का पहला
सौर ऊर्जा ग्राम। देश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? वाचन हाँ जी, वाचन बैतूल बैतूल नहीं तो कस्तूरबा कस्तूरबा ग्राम इंदौर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा था? इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। दूसरा ऐसे ही और डाटा लिखेंगे। पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। देवी पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित है। देश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम, तो ये तो कस्तूरबा। ये ऊर्जा ग्राम की जगह हम ये लिखेंगे पहला ऊर्जा संयंत्र जहां पर लगा हुआ था, तो वो है कस्तूरबा ग्राम इंदौर। और देश का पहला तो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति किसी को पता है कि कब आई थी? मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति। मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति। मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई। प्रिय बताओ। 2014 10 जुलाई 2012। 10 जुलाई 2012 नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012। देखो अब क्या हुआ है, जो सब्सिडी वाला जो मीटर है, सब्सिडी क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट ही बोलेंगे, या सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ना, जैसे अपने यहाँ लगा है वाटर हार्वेस्टिंग वाला, एक बार इंस्टॉलेशन का खर्च आता है इसका, और उसके बाद में कोई खर्च नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए का कोई यंत्र लगी ऐसा लगवाने चाहिए, और बोले कि फिर आपको 25 साल तक कोई बिजली नहीं देना है, तो मन में तो लड्डू फूटेगा ना। लेकिन साथ में सिर पे हाथ भी रखना पड़ेगा। क्यों? 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 1 लाख रुपए ये तो ऐसे ही पता है, वैसे 1.5-2 लाख में लग रहा है वो। 1 मेगावाट का 2 लाख में लग रहा है। ठीक, अब 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, मेरे जैसे इंसान की, जो जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कुछ लेकर तो जाना नहीं है, ऊपर लेकर जाना है नहीं। ऊपर मतलब छत पे ला सकता हूँ, इससे ऊपर तो लेके नहीं जा सकते ना। हवाई जहाज में लेके जा सकते हैं, उससे और ऊपर तो कहीं लेके नहीं जा सकते। तो फिर क्या करेंगे? और फिर तुलसीदास जी ने बहुत पहले बता दिया है हमें। क्या बताया है? नहीं पता आपको? सर आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं पता है। अच्छा, आपको समझ गया तो याद नहीं आ रहा। पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। तो फिर इसको संचित करने से क्या फायदा? तो वो बिजली वाले को हम लगा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि पता है। और अब सरकार क्या बोल रही है? सब्सिडी 40%, 50% सब्सिडी दे देंगे, तुम्हारा पैसा हम भर देंगे, पर आप लगाओ तो सही। तो ये है नई सौर ऊर्जा नीति 2012। अभी देखो विद्युत मतलब ये जो बैटरी से चलने वाली 2 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बहुत सारी चीजें, ये जो बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, मॉल, इसमें बिजली कैसे चलते रहते, झनझनाते, वो
वो खरीदते नहीं है, बनाते हैं, इसलिए झंझनाते हुए चलाते हैं। यदि बिजली खरीद के चलाने लग जाए ना तो कपड़े की कीमतें बढ़ जाएगी। सब वो बनाते हैं, उनके यहाँ सोलर वो लगे हुए हैं छत के ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तब तो इतनी सारी बिजली चलती है, नहीं तो देश का तो वो निकल जाए, क्या दिवाला निकल जाए उनका। तो सौर ऊर्जा का उपयोग जो है निरंतर बढ़ रहा है। मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश कर दी अब कि कैसे सौर ऊर्जा एक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और नीति कब बनाई है? 10 जुलाई 2012। रीवा जिले की गुड़ तहसील में रीवा जिले की गुड़ तहसील में विश्व बैंक की सहायता से दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, कितने मेगावाट का? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 750 मेगावाट। 2020 में आया था। 2020 में आया था सवाल। 2020 में आया था ये। मैं तो कई बार उसको मेंस में लिख चुका हूँ, क्योंकि ये सौर ऊर्जा, अब ये नहीं पूछा जाएगा यही लिखो सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश में ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, जब भी लिखना हो तो इसे तो लिखना ही पड़ेगा ना हमें। तो 750 मेगावाट स्थापित किया गया है। ये सबसे बड़ा प्रदेश का भी और विश्व का भी, ठीक है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की गई। उद्घाटन किसने किया इसका? प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी द्वारा। और कब किया गया? 10 जुलाई 2020। 10 जुलाई 2020 पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह सोलर प्लांट 4500 करोड़ की लागत से बना है। 4500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला है। 1590 एकड़ में फैला है। कितना हम्म? रुपया कितना बोले? 4500 करोड़। क्यों है क्या आपके पास? नहीं, मैंने बार बार पूछ रहे तो आपके पास रखा है तो भाई एक आध चलो बैतुल में तो खोल लेते हैं अपन। किसी दुकान में जाए वो कपड़े दिखाता है तो अपन बोलते हैं ना किस रेंज का है, तो हमारी रेंज से बाहर तो नहीं हो रहा करके, तो ऐसा कुछ बाहर हो गया क्या रेंज से? 4500। उसके बाद में भी कुछ भूला उसको भी याद रखना, तो सिर्फ 4500 ही याद रख लोगे। क्या बोला सरिता? करोड़। 4500 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और कितने एकड़ में है? 4590। 1590 एकड़ में फैला हुआ है। किसने उद्घाटन किया इसका? पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 10 जुलाई 2020। 10 जुलाई 2020। दिल्ली मेट्रो को बिजली किस संयंत्र से? कहां पर है ये? रीवा जिले के गुड़ गांव में स्थित है। ठीक। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है वो है सोलर सिटी सांची। सोलर सिटी सांची। सांची की बात करते हैं। सोलर सिटी सांची। तो सोलर में नहीं, 75 करोड़ की लागत से सांची को सोलर सिटी बनाया गया।
विजय क्यों कहते हैं इसे सोलर सिटी? सर क्योंकि वहाँ पर सौर ऊर्जा केंद्र सौर ऊर्जा केंद्र तो है, सौर ऊर्जा केंद्र, साथ ही हर घर में ये प्रदान किया गया, गली मोहल्ला जो भी लाइट जलेगी वो सौर ऊर्जा से है, पूरा का पूरा। लिखेंगे इसे अच्छे से। सांची के घर, सड़कें, घर, सड़कें, सरकारी एवं निजी दफ्तर, सरकारी एवं निजी दफ्तर, निजी दफ्तर, सब कुछ सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे, सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन सा है? ये सांची तो मध्य प्रदेश का है। अच्छा, भारत का बांचा गांव है, अभी पढ़ेंगे भाई, तुम क्यों बांचा कोई भग रहा है क्या? बांचा तुम्हारा शहर की बात कर रहे हैं। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर या सोलर सिटी कौन सी है? कोणार्क। और दूसरी कौन सी है? सांची। ठीक है। तो उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर है। उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर एवं सांची क्या मध्य प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा। मध्य प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा सोलर शहर होगा। मध्य प्रदेश का पहला सोलर पैनल कहाँ लगाया गया था? ये है, सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में पहला? तो लिखा हुआ है ऊपर, भगवानपुरा। मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 26 फरवरी 2014, 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना। ये भी लिखा हुआ आ सकता है, वेलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना। तो कहाँ है ये? भगवानपुरा नीमच में। कब स्थापित किया गया? 26 फरवरी 2014। तो इस तरीके की परियोजना पहली परियोजना थी जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। पहला सोलर पार्क कहां पर है? देश का प्रथम सोलर पार्क, देश का प्रथम सोलर पार्क, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। देश का प्रथम सोलर पार्क। बड़े सरल सरल क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देश का प्रथम सोलर पार्क ये गणेशपुरा में, अब तो पता होगा, भगवानपुरा हो गया तो फिर गणेशपुर की बात करते हैं। कहाँ पे है अमरदीप? तुम्हारी अस्थि खुल गई यार, अभी नीचे तो लगाई थी। ऑटोमेटिक लाती है। राजगढ़ में, राजगढ़ है ना, राजगढ़ जिले में, राजगढ़ जिले में देश का प्रथम सोलर पार्क या सौर पार्क गणेशपुर या गणेशपुरा, राजगढ़ में। और ऐसा कोई दुग्ध संयंत्र जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है? सांची। कहाँ पर है ये? भोपाल में। इसे भी नोट कर ले। देश का सौर ऊर्जा से संचालित दुग्ध संयंत्र सांची दुग्ध संघ भोपाल। पूरा जो पानी गर्म होता है दूध बनाने के लिए, वो
दूध गर्म कर होता है तो वो इसी से होता है। हो गया। देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज, ये भी पता होगा प्रिया? शिवपुरी। शिवपुरी। चलो, एक अमरदीप को पता रहता है, एक प्रिया को पता रहता है, दोनों मिलके बुक कंप्लीट कर देंगे हमारे, है ना? तो देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर है? शिवपुरी जिले, शिवपुरी जिले में। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र। नहीं, अभी 2-3 बातें और लिखेंगे इसमें, उसके बाद पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर खंडवा। देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर? ओमकारेश्वर खंडवा, ओमकारेश्वर खंडवा। पूर्णतः, अब अमरदीप की इच्छा भी पूरी कर देते हैं, पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव। सौर रसोई वाला देश का पहला गांव कौन सा है? बादशाह, बैतूल में। कहाँ पर है? सर भीमपुर में ही आता है भैया। पर सर ऐसा कुछ होता नहीं है, चूल्हा वहाँ तो गैस भी नहीं बेचारों के पास, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अब मैं जाऊँगा देखने, जाइएगा, बिल्कुल जाऊँगा। बादशाह, ठीक है, देश का पहला है ये, देश का पहला। चेतन सिंह सोलंकी, यह भी मेंस में क्वेश्चन दिया था मैंने, है? चेतन सिंह सोलंकी कौन कहलाते हैं? हेमलता ही, चेतन सिंह सोलंकी जी, सौर ऊर्जा पुरुष, सोलर मैन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इन्हें? सोलर मैन ऑफ इंडिया, चेतन सिंह जी सोलंकी, सोलर मैन ऑफ इंडिया, या सोलर गांधी भी बोलते हैं इनको, सोलर गांधी। प्रोफेसर है ये पेशे से। सौर एनर्जी को प्रमोट कर सोलर लैंप घर घर तक पहुंचा रहे हैं, सोलर लैंप घर घर तक पहुंचा रहे हैं, सोलर लैंप घर घर तक पहुंचा रहे हैं। प्रस्तावित जो सोलर ऊर्जा प्लांट है वो है आगर सोलर प्लांट, ये प्रस्तावित है। आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट का, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट, और नीमच सोलर प्लांट 550 मेगावाट है। देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, इसको हम मन से कुछ नहीं लिख सकते, और मन से कभी लिखा भी ना अपन ने, यहाँ की बातें वहाँ तुक मिला के कहीं लिख भी दिया, जैसे अमरदीप आजकल लिखना शुरू कर रहे हैं, उसमें नंबर नहीं मिलते, है ना? मैंने बताया आपको फैक्ट की बौछार करना है तो ही आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो हम तुक मिलाते हुए लिखते रहते हैं कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है, वो दुनिया भर की बातें लिखेंगे, और एक दो बातें बाचा लिख दिया तो बोलेंगे पढ़ते रहो तुम, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये इस तरीके से सिस्टमैटिक जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बाद में पवन ऊर्जा। हाँ, एक और एक पुरस्कार भी देने की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार ने, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उसको एक पुरस्कार भी देने की बात की गई है, और वो है विनोबा भावे पुरस्कार।
कौन सा? विनोबा भावे पुरस्कार। क्या होता है, जैसे सिंचाई की बात करें हम, सिंचाई के बारे में जब भी पढ़ते हैं ना तो दो दिक्कतें आती है उसमें। एक तो बोलते हैं पानी नहीं है ना, तो सिंचाई नहीं होती। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, पानी तो है ना, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो सिंचाई नहीं कर पा रहे। किसान बोलते हैं कि रात के 10 बजे बिजली आती है और सुबह 6 बजे 5 बजे बिजली चली जाती है, तो अब क्या करें हम? मोटर चालू कर देते हैं, बटन चालू कर देते हैं और वो खेत की सिंचाई होती है तब तक होती नहीं, तो बाकी पूरी रोड की सिंचाई हो जाती है। काय की हो जाती है? रोड की सिंचाई हो जाती है, पूरा खेत से पानी बहते हुए रोड पे आ जाता है, जमा हो जाता है, तो पानी की बर्बादी होती है। तो इसलिए सरकारें सोलर पंप वाली योजना चला रही, सब्सिडी पे प्रदान करती है और लोन भी देती है। तो जिस क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा सोलर पंप के क्षेत्र में, तो उसे सरकार पुरस्कार कौन सा देगी? विनोबा भावे पुरस्कार। सरिता जी समझ में आ रहा है ना? पक्कों में? तो अब पढ़ते अपन पवन ऊर्जा। क्या होती है पवन? हवा से ऊर्जा बनाई जाती है। तो फिर अपन हवा ऊर्जा क्यों नहीं कहते, तो पवन ऊर्जा ही क्यों कहते? हाँ? हवा और पवन में भी अंतर है क्या? पवन पुत्र हनुमान कहते, हवा पुत्र हनुमान नहीं कहते। क्षैतिज मतलब हवा क्या होती है? हवा शांत, जैसे आप लोग बैठे रहते हैं शांत एकदम, और टेम्परेचर के कारण ऊपर से नीचे होते हैं, जैसे डोलड्रम क्षेत्र है ना। एक अरे क्वेश्चन पूछ लिया था एक अभी, 0 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण देशांतर, तो वो लड़की बोलती सर आपने तो ये बताया था, इसमें गलत क्यों दिया जा रहा है? मैंने बोला मैंने 0 से 5 बताया था, 0 से 5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम कहलाता है, और उसमें हवाएं ऐसी नहीं चलती, ऐसी नहीं चलती। कैसे चलती है? ऊपर से नीचे। टेम्परेचर के कारण ठंडी गर्म हवा ऊपर की ओर चल जाती है, ठंडी हवा नीचे की ओर होती रहती है। तो वो हवा उससे पत्ते भी नहीं गिरते, पत्ते कैसे चलते हैं? पवन ऐसी चलती है ना, वो तेज, वो स्पीड भी पकड़ लेती है, तो उसे पवन कहते हैं। तो उसके चलने से जो, अब हम कोई पंखा लगा दे, हवा चले तो वो पंखा नहीं हिलेगा, लेकिन पवन चलेगी तो वो पंखा घूमने लगेगा। अब उस पंखे में नीचे क्या लगी है? मोटर है ना। ये बात अलग है, हम मोटर से पंखा घुमा रहे हैं, लेकिन पवन ऊर्जा में उस पंखे से मोटर चलाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्लियर एकदम? तो हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। पवन ऊर्जा मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्की 150, लगभग 150 है। बैतूल जिला भी पवन ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पे है पवन ऊर्जा? पवन चक्की कुकरू खामला में जब हम जाते थे तो वहाँ पे दिखते रहते। कौन गया कुकरू खामला? कुकरू खामला कौन गया? मैं तो गया ही हूँ, मैं तो बिना देखे तो बात नहीं करता हूँ। आप भी गए थे? अच्छा, मैं दिखा था क्या वहाँ पे? हाँ, वो पवन चक्की घूम रही थी ना अपने आप। हाँ, तो मैं ही तो घुमा रहा था उसको, आपने देखा ही नहीं। पंखुड़ियाँ कितने धीरे चलती कि स्पीड? वो स्पीड नहीं है, वो जंगल वाला क्षेत्र है पूरा, हवा रुक के आती है वहाँ पे। इसके लिए क्या है, सीधा क्षैतिज वाला पठारी क्षेत्र चाहिए, ऐसे ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र चाहिए जहाँ पर बहुत तेजी से हवा चलती हो। अब यहाँ क्या है, बाधाएं हैं, रुक जाती है। तो हम बात कर रहे थे पवन ऊर्जा की। तो मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्कियों की संख्या लगभग 150, और सर्वाधिक पवन चक्की किस जिले में? इंदौर जिले में है ना। देवास के पास में है, लेकिन वो इंदौर जिले वाले क्षेत्र में आता है, इंदौर में।
वायु की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें कितनी गति होना चाहिए, पवन में कितनी गति होना चाहिए? तो 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। वायु की गति आदर्श होती है, मतलब उससे कम पे भी चल जाता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड तक की जो गति होती है वो पवन ऊर्जा के लिए आदर्श होती है। उससे कम हो तो नहीं चलेगी, उससे ज़्यादा हो तो टूट फूट हो जाएगी, फिर चक्रवात वगैरह क्या क्या बन जाएंगे, ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ठीक, तो कितनी 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु गति आदर्श होती है। सबसे पहली सौर ऊर्जा पवन चक्की, सौर ऊर्जा नहीं, सबसे पहली पवन चक्की कहाँ पर? जामबूद रानी। कहाँ पर? देवास जिले। सबसे पहली पवन चक्की 1995 में देवास जिले की जामबूद रानी पहाड़ी पर कितनी लगाई गई थी? वहां पर 64 पवन चक्कियां, 64 पवन चक्कियां। अब अमरदीप को यही क्वेश्चन पूछता ना, मेंस में तो लिखते वहां पे मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियां देवास जिले के जामबूद रानी नामक गांव में लगाई गई थी। यहाँ पर लगभग 64 पवन चक्कियां लगाई गई थी, जिससे कुल ऊर्जा का उत्पादन इतना मेगावाट होता है। ऐसा नहीं लिखना आपको, मेंस में क्या ऐसे लिखना है, सबसे पहले, है ना? कहां पर? देवास जिले के जामबूद रानी ग्राम में कुल 64 विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता। और यहाँ पे ऐसे लिखना है 14 मेगावाट। कितनी? 14 मेगावाट। में ऐसे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना चाहिए, ना कि पूरा पैराग्राफ बनाना है। उसको है, रहा, रही, ये शब्द होना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर नंबर नहीं देता पीएससी, है ना? बोलते ये तो बातूनी आदमी है। चौदह नहीं, 15 मेगावाट, 14 को 15 कर देंगे, 15 मेगावाट, 15 मेगावाट। मध्य प्रदेश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता, कुल पवन ऊर्जा क्षमता 2931 मेगावाट, 2931 मेगावाट। पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? पक्का? चौथा तो सौर ऊर्जा में बताया हुआ है। सौर ऊर्जा में कौन सा बताया? चौथा। पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना अभी। पांचवा? प्रिया की बात पर तो यकीन ही नहीं करते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं। पांचवा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा? पांचवा मध्य प्रदेश का स्थान पांचवा। क्लियर? सौर ऊर्जा संयंत्र तो इंदौर, देवास, बैतूल, 3 जिले बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं बायोमास। बायोमास अभी रतलाम जिले में भी ये बहुत ज्यादा लग रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र भी और सौर ऊर्जा संयंत्र भी। इसमें एक लाइन लिखेंगे अपन, ये पवन ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश में
सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट मामटखेड़ा रतलाम में, मामटखेड़ा रतलाम में, मामटखेड़ा रतलाम में स्थित है। अब हम बात करते हैं बायोमास। क्या होता है बायोमास? अपशिष्ट कचरे वचरे से जो विद्युत ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा बनाई जाती है अपशिष्ट से। अपशिष्ट मतलब कौन सा? अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट कौन? कृषि अपशिष्ट है? कृषि अपशिष्ट से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। कृषि अपशिष्ट से, तो बायोमास लिखेंगे हम। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सबको पता तो रहता है बायोमास क्या है, लेकिन लिखते समय वो स्लिप हो जाते हैं, वहां पर लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं। तो बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थों जैसे, बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थों, ये अपशिष्ट पदार्थ कहां से? कृषि, ब्रैकेट में लिख देंगे, कृषि, उद्योग तथा शहरों से निकलने वाला, शहरों से निकलना, ये कचरा जो होता है ये वाला अपशिष्ट पदार्थ, ब्रैकेट बंद कर दो, जैसे कचरा, धान की भूसी, गन्ने की भूसी, सरसों के डंठल आदि से प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। मध्य प्रदेश में कुल क्षमता बायोमास एनर्जी की जो क्षमता है ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 45.36 मेगावाट, 45.36 मेगावाट, 45.36 मेगावाट बायोमास। पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा था? मध्य प्रदेश में पहला बायोगैस संयंत्र, मध्य प्रदेश में पहला बायोगैस संयंत्र कसईगांव बैतूल, कसईगांव बैतूल। ठीक, दूसरा लिखेंगे, अगला पॉइंट, धार जिले के खेड़ा में, धार जिले के खेड़ा में, जादू खेड़ा भी कहीं लिखा होगा है? तो धार जिले के जादू खेड़ा में या खेड़ा में धान की भूसी पर आधारित, धान की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र, धान की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र। और कचरे से कहां पर? कचरे से शहर के कचरे से बायोगैस बनाने का, शहर के कचरे से बायोगैस बनाने का पहला संयंत्र भोपाल में और दूसरा इंदौर में। पहला भोपाल, दूसरा इंदौर। कैसे ही? शहर के कचरे से, धान की भूसी से कहां पर? धार के जादू खेड़ा में। और सबसे पहला बैतूल जिले के कसई गांव।
सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र बोले मुरैना। एक सरसों की हांडी भी है। सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र मुरैना में। गन्ने की खोई पर आधारित संयंत्र, गन्ने की खोई पर आधारित संयंत्र, गन्ने की खोई पर आधारित संयंत्र, यह ग्वालियर खंडवा, ग्वालियर में और खंडवा में, ग्वालियर खंडवा। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल, बायोडीजल अमरदीप, कुछ बीजों से बन रहा है आजकल। डीजल से बन रहा है। तो सुना है रतन ज्योत ऐसे कुछ। रतन ज्योत से जो डीजल बन रहा है, डीजल से नहीं बन रहा है, बीज 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 से बन रहा है। कोई बीज से। रतन ज्योत देखा है आपने? आपने देखा है रतन ज्योत? हाँ देखा है आपने? खाए हैं उसके बीज? अखबारों में अक्सर ये आते रहता है कि बच्चे खाए। रतन ज्योत के बीज खाने से बच्चे बेहोश हो गए, चक्कर आने लगे, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। ये जो है ना, ये लाइन अपनी रोड के किनारे वाले यहाँ मिलेंगे, उधर किनारे पे रतन ज्योत है ना। चंद्र ज्योत बोलते थे हमारे गांव में उसे, और उसके पत्तों को तोड़ो तो दूध निकलता है ना। उसका ऐसा लंबा डंठल रहता था, खेलते थे हम लोग उससे, तो उसका पत्ता फेंक देते थे, फिर उसको तोड़ते थे ऐसे, तोड़ तोड़ के और फिर उसको ऐसा खींच देते थे, तार बनते थे उसके, तो बराबर देखो जादू दिखाते थे कि देखो हमने इसको तोड़ दिया, फिर भी ये अलग अलग नहीं हो रहा, क्योंकि वो चिपका रहता था। तो अब पहले तो बेशरम जैसा था, संसाधन नहीं था, पहले संसाधन नहीं था, तो लोग बाग बोलते थे कहाँ की कहाँ ये बीमारी लग गई, तो उसको उखाड़ के फेंकते रहते थे। उसका दूध दांतों को लगाता है हेमलता, छोटा करने के लिए नहीं लगाते। ये तो आप सोचोगे कि छोटा करने के लिए नहीं, जिसकी दांतों में दर्द होता था, दांतों में दर्द होता था, तो उसका दूध लगा देते थे। मैंने इसलिए बोला, किसी ने पूछा था, आपने नहीं पूछा क्या? नहीं, वो वर्षा ने पूछा था, ये एक्स्ट्रा दांत है बोले, तो उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे निकालना है? तो उसके लिए है कि उसका दूध लगा दे वहाँ पे 2-4 दिन, तो वो अपने आप या तो मजबूत हो जाएगा या फिर वो गिर जाएगा, मजबूत हो जाएगा या गिर जाएगा। हमारी माता जी ने भी लगाया था, दांत उखाड़ने की सलाह दे दी थी किसी ने, तो उन्होंने उसको लगाया और बोले कि अब वो दर्द बंद हो गया। तो ऐसे ढेर सारे आयुर्वेदिक देशी इलाज करते रहते लोग। तो रतन ज्योत की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं जट्रोपा। क्या बोलते हैं? जट्रोपा। तो इससे ये जो प्राकृतिक जो डीजल है, उसमें इसका ऑयल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, और फिर डीजल बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोडीजल। उसे क्या बोलते हैं? बायोडीजल। तो जट्रोपा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र, 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगड़ी मंडला में, बांसगड़ी मंडला में स्थापित किया गया है। तो ये पूछा जाएगा, बायोडीजल संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? मंडला में। कौन सा गांव? बांसगड़ी मंडला में है। देखो, बायोमास और बायोगैस दोनों में अंतर है ना। बायोगैस का पशुओं के अपशिष्ट से, पशुओं के अपशिष्ट से। तो बायोगैस की बात करें हम, तो बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है,
हेमलता के गांव में था पहले, मैंने बहुत पहले देखा था। अभी भी है? नहीं, अब नहीं है। तो शुरुआत में गांव इधर से जब गांव जाते हैं तो शुरू जहाँ होता है ना वहीं पे था। बड़ा अच्छा हादसा, आपको हंसी आएगी, मुझे तो आती है, आप लोगों को भी हंसी आएगी। जो बायोगैस वाला जो प्लांट होता है तो उसमें क्या गोबर घोल के डालना पड़ता है ना। और फिर उसका उपयोग होने के बाद वो जो गोबर है वो गड्ढे में वापस भी आ जाता है ना। तो वो वापस वाला जो गोबर है ऐसा बहुत बड़ा गड्ढा था और उसमें गिर गया। एकदम ऊपर की परत जो है एकदम प्लेन हो जाती है, एकदम प्लेन। एक बारात आई उधर से, बारात वाला है ना, और बस सूट फूट गए। अब आप समझ रहे हैं। चलो ठीक है। तो ये हादसे भी हो सकते हैं, तो उसको ढक के रखना भी बहुत जरूरी है, या ऐसी जगह रखना है जहाँ पर रास्ता ना हो, कोई आता जाता ना हो। तो बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती हैं। और भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में सबसे बड़ा संयंत्र है। भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में बहुत बड़ा संयंत्र है। ठीक है, भदभदा में और बैरसिया में भी, बैरसिया में भी बड़ा केंद्र है इसका। सर बैरसिया भोपाल। हाँ, बैरसिया भोपाल और भदभदा भोपाल। बायो मिथिलाइजेशन प्लांट, बायो मिथिलाइजेशन प्लांट, ये सीएनजी की बात कर रहे हैं। इंदौर के देवगुराड़िया में, इंदौर के देवगुराड़िया में एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 18,000 बायो सीएनजी मतलब सबसे बड़ा केंद्र है ये। 18,000 बायो सीएनजी। और प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? कुछ देखो, लिखना नहीं है अभी, ये पढ़ चुके हैं अपन। जामगोदरा नहीं, कहाँ पर है? देवास में। और कुकड़ू बैतूल में। और एक रतलाम का बताया मैंने, कौन सा? मामट खेड़ा, याद रखना है बराबर। अब इसे खत्म करते हैं और अंतिम कड़ी के रूप में पढ़ते हैं ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। मध्य प्रदेश सरकार का पूछ सकते हैं। अब देखो, अब यदि आपने ये जो आज जो पेज पढ़ा है और उसमें क्वेश्चन लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जो आप चिंता व्यक्त कर रहे थे ना कि तो अब नहीं लिख पाओगे आप ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। यूनिट जो उसमें यही आएगा, सब सवाल ही नहीं उठता, यही आएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, तो यही सारी बातें तो हमें उसमें पढ़ना है। तो गैर परंपरागत स्रोत में इससे बेहतर क्या होगा? इतने अच्छे आंकड़े हमने इसमें रखे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। क्या क्या है उस यूनिट में? इसमें फिर ये नीचे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत वाला तो खत्म ही हो गया। हाँ, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना एक टॉपिक है। हाँ। सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन। बस इसका आंकड़ा जो है, इसका थोड़ा सा ज्वारीय ऊर्जा, बस थोड़ा सा डेटा। ज्वारीय ऊर्जा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा डेटा आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जो के त्यों। ठीक, तो ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं हम पढ़ते हैं। तो संबल योजना
सबको पता होगा ये संबल योजना क्या है। इसमें 3 जुलाई 2018 को इसकी घोषणा की गई थी। ये योजना बार बार बंद चालू होते रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा ये हाईलाइट बनी रहती है। तो संबल योजना 3 जुलाई 2018 किसकी सरकार थी इस समय? ये थी गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी की थी। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो बंद भी हो गई थी, फिर दोबारा चालू हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह कितने रुपए में? 200 रुपए में बिजली प्रदान करना। उससे कम ही लागत में बिजली प्रदान करना। फिर है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना ये संबल योजना उसका अपोजिट है। ये सौभाग्य योजना, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सर ये वाला क्वेश्चन आया भी था आया भी? हाँ? क्या बात, टेस्ट में या पीएससी? पीएससी सौभाग्य योजना। सर किससे संबंधित? विद्युत मंत्रालय ना। हाँ, विद्युत मंत्रालय ऐसा बताया करो। तो सौभाग्य योजना 22 दिसंबर 2017, मैं सौभाग्यशाली हूँ मतलब मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता था, मैंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले से ही कनेक्शन लगा हुआ। सौर ऊर्जा प्लांट। सौर ऊर्जा नहीं है, बिजली से संबंधित है, लेकिन जो गरीबी रेखा से ऊपर है। मीटर 500 रुपए में। हाँ, 500 रुपए वाला। और वो संबल योजना 200 रुपए में, वो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, और ये गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए। लेकिन कितने का कनेक्शन? 500 रुपए का। आ गया समझ में? एम लेता क्लियर। तो ये कब शुरू की गई? 22 दिसंबर 2017। गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। फिर है उजाला योजना। उज्ज्वला अलग है, उजाला अलग है। हम इसी को एक ही समझ लेते हैं, है ना? वह हिंदी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बोलते नहीं है, लगभग एक ही है, उजाला और उज्ज्वला। तो उजाला योजना एलईडी बल्ब अपन लेके आए थे, है ना? आप लेके आए थे 30 अप्रैल 2016। 30 अप्रैल 2016 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्ब का वितरण। अब यदि कोई इंटरव्यू देने के लिए गया और उससे पूछ लिया है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में तो बिजली की बहुत समस्याएं हैं, आप इसमें क्या काम कर सकते हो? तो क्या काम करोगे? एलईडी बल्ब का उपयोग व्यक्तिगत रूप से करोगे, है ना? और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको अच्छे से लागू करवाएंगे, है ना? जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसा कुछ बात करने का मौका मिलता है तो पब्लिक को इन बातों से अवगत अवश्य, यही तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं मैं नहीं मैं जहाँ जाऊंगा एक एक कारखाना खोल दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये इंटरव्यू वाले बड़े पूछते हैं हमसे क्वेश्चन ऐसे, तब हमें सारे शब्दों में ऐसे ही बताना पड़ता है। ये हम सिर्फ सरकारी नीतियों का पालन करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना। स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना, यह 4 मई 2011। 4 मई 2011 से क्या है? किसान स्वयं के व्यय से, किसान स्वयं के व्यय से निर्धारित मापदंड के अनुसार
ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। किसान समृद्धि योजना, इसका संबंध काय से? किसान समृद्धि योजना 28 फरवरी 2013। क्या होता है, किसान जो है बिजली का मीटर तो लगवा लेता है और बिल नहीं भर पाता, तो फिर उनकी बिजली काट देते हैं, और जब तक वो बिल नहीं भरता तब तक नया कनेक्शन जुड़ता भी नहीं है। तो अब सरकार और किसान के बीच में क्या हो गया, एक तरीके से विवाद हो गया। तो ये योजना लाई गई थी ताकि उसका निराकरण किया जा सके। भाई जितनी बिजली खर्च की उतना ही पैसा भर दो, उसका ब्याज जुर्माना कुछ मत दो, ऐसे। तो कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों की बकाया राशि के निराकरण के लिए 28 फरवरी 2016 को। हाँ नहीं, 2013, 28 फरवरी 2013। इंदिरा किसान ज्योति योजना, इंदिरा किसान ज्योति योजना 7 फरवरी 2019 से प्रारंभ। इंदिरा किसान ज्योति योजना किसानों को 7,000 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से विद्युत प्रदाय करना। दूसरा है, अगली योजना, लास्ट योजना है इंदिरा गृह ज्योति योजना। ये जो थी वो कॉमर्शियल थी, जो किसान जो खेतों में जो काम करते हैं उसके लिए थे इंदिरा किसान ज्योति योजना। और इंदिरा गृह ज्योति योजना मतलब ये घरों के लिए है। ये भी 7 फरवरी 2019 से प्रारंभ। हाँ, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली खपत पर ₹100 का बिल, ₹100। लेकिन शर्त यही है कि महीने भर में 100 यूनिट बिजली खर्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च होते तो बिल ज़्यादा आएगा। तो आज हम लगभग एमपी को यहीं रोकने की घोषणा करते हैं, और अब जब अगली क्लास लगेगी तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा भारत के संविधान की विकास यात्रा में हम पढ़ेंगे कब से, रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो मिलते हैं हम ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।